नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, माइंड ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, स्पेशली क्लास 10th के प्यारे बोर्ड एस्पिरेंट्स जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए माइंड एंड ब्रेन्स लेके आया आपके लिए डेडिकेटेड सेशंस जहां पे आपको पढ़ाए जाएंगे असर्शन रीजन के एमसीक्यूज, जो कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इन्वॉल्व हैं। दो हैं, है ना, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर वुड बी असर्शन रीजन क्वेश्चंस, और उन्हीं की प्रैक्टिस करने के लिए, पूरी समस्या को समझने के लिए कि इस तरीके के सवाल को कैसे अप्रोच करना है, माइंड ब्रेन्स ने डेडिकेटेड सेशन बनाए हैं इनके लिए। और ये है उन्हीं सेशंस का पार्ट 2। इसके पहले ऑब्वियसली पार्ट 1 आ चुका है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से मिल जाएगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो। पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे हमारे सवालों का सिलसिला। असर्शन रीजन करना है, बहुत सारे चैप्टर्स को मिक्स करके सेशन बनाया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सवालों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर आंसर निकालेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है द पॉजिटिव रूट ऑफ 3x² प्लस 6x इक्वल टू 9 इज 5। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हमारा पहला कार्य क्या होगा कि इसको हम सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा 3x², थोड़ा सा मोटा पेन ले लेते हैं अपन ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहां देखो 3x² प्लस 6x को मैं यहां पे अगर स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। और मैंने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर था, तो जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट उड़ जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब मैं 3 अगर कॉमन ले लूं, अंदर आ जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू x² प्लस 2x इक्वल टू, यहां पे आप डिवाइड करेंगे 81 है ये, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू, ये डिवाइड बाय 3 करने पे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो x² प्लस 2x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया? जी सर। अब यहां पे देखो, आपको दो नंबर चाहिए जिन्हें गुणा करने पे आना चाहिए 27, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 2। पहली बात तो ये देख लो कि इसके रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो वो कहां से मालूम चलेगा? तो वो मालूम चलेगा d से। d होता है b² माइनस 4ac। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से d आएगा लेस देन 0, बिना पूरी कैलकुलेशन किए ही। कैसे? क्योंकि देखो ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 27। एक बार इसको चेक कर लेते हैं पूरा, उसके बाद हम लोग कहेंगे कुछ। तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और ये माइनस 27। नहीं, डी का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, माफ कीजिएगा। तो प्लस 27 4 कितना हो जाएगा सर? 27 इंटू 4 हो जाएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। ठीक है, तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 27 इंटू 4 करेंगे तो लगभग आएगा 7 चौक 28, 8 यहां 2 ऊपर। ठीक है, 4 2 जा 8 9 10 108, तो ये आ जाएगा 112, जो कि होगा मोर देन 0। अब सवाल यह है कि क्या 5 इसका रूट है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव रूट है 5। तो एक बार चेक करके देख लो इक्वेशन में। सर 5² प्लस 20, 5 2 जा 10, नहीं, इक्वेशन में फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो यहां पे फॉल्स की कैटेगरी में गिरेगा। क्यों भैया? क्योंकि जो पॉजिटिव रूट है वो 5 नहीं आ रहा है। हमने 5 को यहां पे रख के देखा थोड़ी सिंप्लीफाइड वाली इक्वेशन में, या फिर आप यूं कह सकते हैं यहां भी रख के देख लो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। तो 25 प्लस 5 2 जा 10, 25 प्लस 10 हो जाएगा 35, माइनस 27 करोगे तो 0 नहीं आएगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब दूसरा वाला रीजन भी देख लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 2/3 and x equal to -3 are roots of the quadratic equation, then values of a and b are 3 and -6। इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को। पहले वाला तो हमने देख लिया भैया, सिंप्लीफाई करने के बाद फॉल्स आ रहा है। अब x इक्वल टू 2/3, तो ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है। अब इसमें एक वैल्यू कह रहा है x इक्वल टू 2/3, इसका क्या तात्पर्य है?
इसका यह मीनिंग है कि जैसे ही x की वैल्यू 2/3 रखी जाएगी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने x की वैल्यू 2/3 रखी और हमारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया। तो यहां से मिलेगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया? तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 2 14/3 प्लस b और a साथ में था तो 4a के साथ चिपक गया। दूसरा बोल रहा है x इक्वल टू -3, अगर उसको भी रखें सेम इक्वेशन में तो a इंटू -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपने क्या किया? देखो मैं फिर से समझाता हूं। ये जो दो x की वैल्यूज हैं ये हमारी दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट के तौर पे मिले हैं। अर्थात अगर मैं x की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक रखूंगा तो मेरी इक्वेशन पूर्णतः सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब वैल्यू 0 के बराबर आएगी। इक्वेशन के सेटिस्फाई होने का यहां पे सवाल है। तो ये हो जाएगा देखो 9a, जो कि -3 का स्क्वायर करोगे तो +3 हो जाएगा, -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से अगर देखें तो 9a -21 इज द वैल्यू ऑफ -b, और इसको अगर आप देखेंगे तो 4a/9 प्लस 14/3 इज द वैल्यू ऑफ -b। अब मेरे पास दो अलग अलग जगह पे b की दो अलग अलग वैल्यू आ गई है। मैं दोनों को इक्वेट करके चेक करूंगा कि क्या a की वैल्यू 3 आ भी रही है या नहीं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? जी सर। तो चलिए यहां पे सर 1 नंबर के एमसीक्यू में थोड़ी ज्यादा मेहनत नहीं है ना मुन्ना, टू बी ऑनेस्ट, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं। और मैं एक्चुअल मेथड के बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, रुक जाओ, टेंशन मत लो। आई नो आपको लग रहा है कि सर 1 नंबर के सवाल में इतनी मेहनत है, तो देखो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले पूरा अप्रोच समझ लो। ये दोनों देखो -b के बराबर हो गए, तो 4a/9, ठीक है, प्लस 14/3 इज इक्वल टू 9a -21, है ना। चलिए अब जो एक जैसे हैं वो एक तरफ, जो एक जैसे नहीं है वो दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो 14/3 प्लस 21 यहां आ जाएगा 9a - 4a/3। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या a की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर, वो हमें चेक करना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 4a/9 है, माफ कीजिएगा 3 नहीं है, 14 प्लस 21 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 3, आपने एलसीएम ले लिया, इक्वल टू 9 इंटू 9a माइनस 4a/9, ये भी आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब अगर नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करो, 3 1 जा 3 3 जा, उसके बाद फिर 14 प्लस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 9 9 जा 81a माइनस 4a होल डिवाइड बाय 3। चलिए 6, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 6 और 1 7, 77 हो गया। ठीक है, इंटू 3 इज इक्वल टू, यहां से अगर आप देखेंगे देखो 81 माइनस 4 करना है, कितना होगा सर? 81 माइनस 4 करेंगे तो 77a आएगा, है ना। 77 दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 3 आई। अब जैसे a की वैल्यू 3 आई, मैं लगभग श्योर हो गया कि b की वैल्यू -6 आएगी। फिर भी मेरे पास जो इक्वेशन थी कौन सी वाली, वही 9a - 21 इक्वल्स टू -b वाली, उसमें मैं रख के a की वैल्यू b की वैल्यू एक बार श्योर कर लूंगा। तो जैसे मैंने रखा a की वैल्यू 3, 9 इंटू 3 27 माइनस 21 इक्वल्स टू -b, तो -6 इज द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे आएगा +6, पर क्योंकि b के साथ माइनस साइन था वो इस तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा ये। तो a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू -6, मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट अपना फॉल्स था और दूसरा वाला ट्रू वाली कंडीशन बन रही है, विच इज योर ऑप्शन बी, डी माफ कीजिएगा। अब यहां देखना इंपॉर्टेंट चीज ये कि सर आपने कहा ये तो बहुत लंबा मेथड है, इसको चेक करने का एक शॉर्ट मेथड भी है। वो शॉर्ट मेथड ये है कि जो वैल्यूज a और b की यहां दी हैं उन्हें इक्वेशन में रख दो। तो आपके पास इक्वेशन आएगी 3x² प्लस 7x -6। ध्यान रखना -6 क्यों होगा, क्योंकि b की वैल्यू है -6, तो भले ही b के आगे प्लस साइन है, पर क्योंकि b की वैल्यू -6 है तो हमें माइनस ही फिट करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में
एक बार ये वाला x रख के देखो, एक बार ये वाला x रख के देखो, अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मतलब a और b की गिवन वैल्यूज सही हैं, पर अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको पूरा आइडिया बता दिया, एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, एक एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल मेथड बता दिया। सर शॉर्ट ट्रिक एक बार दोबारा समझाइए। हमने क्या किया, हमने ये करना है कि a और b की वैल्यू जो हमें सवाल में दी गई हैं उनको हमारी दी हुई इक्वेशन में फिट बैठा देना है। उसके बाद x की एक वैल्यू और ये x की दूसरी वैल्यू दोनों को अलग अलग बार रख के चेक करना है कि क्या a और b की गिवन वैल्यूज को रखने के बाद जो इक्वेशन बन रही है उसके रूट्स ये दोनों वैल्यूज हैं या नहीं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप बोलोगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अभी जितनी जानकारी हमें दी गई थी उसके हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तो आप ऑप्शन डी को मार्क करोगे। कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। If the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both positive, then a, b, c all have the same sign। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में के सारे जीरोस कैसे हैं, पॉजिटिव है। दो जीरोस होते हैं भैया, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कह रहे हैं कि ए बी सी ऑल हैव सेम साइन, सबका साइन सेम होगा। अब देखो पॉजिटिव होने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा जब मैं करूंगा और दोनों पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अल्फा और प्लस बीटा की एक और वैल्यू होती है जो हमने पढ़ी है, वो होती है माइनस बी बाय ए, तो इनके हिसाब से माइनस बी बाय ए जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर हम माइनस बी बाय ए बोल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि यहां आ रहा है पॉजिटिव पर ये है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है इसको काटने के लिए बी को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको काटने के लिए क्या होना पड़ेगा, बी को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि बी नेगेटिव नहीं होगा तो ये फॉर्मूले का जो बाय क्या कहते हैं हम उसको, बाय वर्च्यू ऑफ द फॉर्मूला, मतलब जो जन्म से फॉर्मूले के साथ जो माइनस साइन है वो इसको पॉजिटिव होने नहीं देगा। तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव जो है यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों जीरोस अगर पॉजिटिव हैं तो उनका सम भी पॉजिटिव आएगा, ये तो क्लियर हो गया। तो अगर आपको वो पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है तो आपको बी को नेगेटिव रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको फिर ए को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि भैया अगर आपने बी को नेगेटिव रख दिया और ए को भी नेगेटिव रख दिया तो वो दोनों अपना साइन आपस में खा जाएंगे, बाहर वाला साइन अभी भी रहेगा और आंसर नेगेटिव आ जाएगा। या दूसरा तरीका यह है कि आप बी को रखें पॉजिटिव और ये जो बाहर का माइनस साइन है उसको खाने की जिम्मेदारी ए की हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया ये चीज। दूसरी बात, अल्फा इंटू बीटा की यदि मैं बात करूंगा तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब सी बाय ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर सी बाय ए को पॉजिटिव होना है तो या तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, या दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिव रहेंगे। अगर अपोजिट साइन आ गया तो फिर साइन ये पॉजिटिविटी मेंटेन नहीं रह पाएगी, इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो इसके हिसाब से यदि हम देखें अगर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो सी को भी ए के साथ साथ पॉजिटिव होना पड़ेगा, कीपिंग दिस इन माइंड। ठीक है, और अगर ए नेगेटिव है तो सी को भी नेगेटिव रहना ही पड़ेगा, कीपिंग दिस इन माइंड। बट लेकिन दोनों का साइन तो सेम होगा, लेकिन जो हमारे बी भैया हैं वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव बी नेगेटिव, मतलब तीनों का साइन सेम नहीं हुआ। दूसरा केस ए नेगेटिव सी नेगेटिव लेकिन बी पॉजिटिव, यहां पे भी साइन सेम नहीं हुआ तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया विथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज? ठीक है, मुझे पता है मुझे समझाने में समय ज्यादा लगा, लेकिन क्योंकि अब आपको समझ आ गया है तो कल को एग्जाम में अगर इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप आसानी से उसे निपटा पाएंगे। ठीक है, तो आपने जो मुझे अपने 5 मिनट दिए, ये अगर एग्जाम में आ गया तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अब
इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म्स। अब ये देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, उसके दो जीरोस क्या हैं, जीरो हैं। वैसे तो अगर यहां पे मैं अगर जल्दबाजी में हूं एग्जाम में, तो जैसे मैंने पढ़ा कि पहला वाला फॉल्स है, मेरे मन में पहला विचार तो यही आना चाहिए कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, जहां पे असर्शन फॉल्स होता है, रीजन ट्रू होता है। ठीक है, पर इसको भी समझना जरूरी है। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो गए जीरो, तो एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया जीरो, तीसरा भी हो गया जीरो। अब हमने जो कंडीशंस पढ़ी उसमें क्या क्या होता है सर, एक तो एडिशन होता है कि अल्फा प्लस जीरो इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो मतलब ये हो गया अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसमें भी आप कह रहे हैं कि दो जीरो हैं, मतलब दो वैल्यूज हैं जीरो, तो आप रख के देखिए, तो अल्फा इंटू जीरो वुड बी जीरो, जीरो इंटू जीरो वुड बी जीरो, जीरो इंटू गामा, क्योंकि हमने अल्फा को तो वही रखा है, बीटा और गामा को जीरो बना दिया है, तो जीरो इंटू अल्फा वुड बी इक्वल टू यहाँ पे कितना सर। अब इन सबको अगर हम क्लोजली चेक करें तो ये सब जीरो प्लस जीरो हो जाएंगे, तो कुल मिला के सी बाई ए भी आया जीरो के बराबर। और अगर मैं डी बाई ए की बात करूं तो वो होता है अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस डी बाई ए। इसमें क्या होगा सर, क्योंकि दो जीरो हैं तो अल्फा इंटू जीरो इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, कुल मिला के जीरो इज द वैल्यू ऑफ माइनस डी बाई ए। तो अब यहां देखो सी भी जीरो और डी भी जीरो। अब जो सी और डी होते हैं वो एक्चुअली होते हैं आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जैसे ही आपने बोला कि सी और डी जीरो है तो ये जनाब गायब हो गए और ये जनाब गायब हो गए, क्योंकि माइनस बी बाई अल्फा मतलब कुछ वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो ये दोनों रहेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड आपका लीनियर टर्म एक्चुअली जीरो हो गया, तो मतलब स्टेटमेंट पूर्णतः ट्रू है, ऑप्शन डी हमारा सही है। ये जो नियम है कि तीनों को ऐड करने पे माइनस बी बाई ए आएगा, दो दो के पेयर में ऐड करने पे सी बाई ए आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे डी बाई आएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, कुछ ज्यादा बाहर से नहीं है। वैसे अगर आपको पहला वाला फॉल्स मिल गया और आप 100% श्योर है तो फिर तो आप सीधे ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर, आपको मैंने दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दिए। अब यहां देखो, इफ nth term of an AP is 2n plus 1 then the sum of its first three terms is 15। तो पहले तीन टर्म निकालने पड़ेंगे तभी तो हम सम निकालेंगे। तो पहले तीन टर्म कैसे निकालेंगे, तो सर an की परिभाषा यहां पे दी है 2n plus 1। अब ये कैसे होता है, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं an का एक्चुअल फॉर्मूला तो अभी भी वही है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये थोड़ा सा हम लोग किसी दी हुई एपी में an का फॉर्मूला थोड़ा लगा के, थोड़ा मतलब कैसे, a और d की वैल्यू पुट करके जब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो an मिल जाता है। तो ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये स्पेसिफिक है किसी पर्टिकुलर एपी के लिए, इससे आपको एक ही एपी मिलेगी। जो एक्चुअल फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो हर एपी में लग सकता है, ये नहीं लग सकता। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक एपी का सिंप्लीफाइड an का फॉर्मूला है। चलिए अब जैसे ही रखा मैंने a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1, तो a1 आ गया 3। अब जैसे ही रखा मैंने a की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 हो गया 5। अब रखा मैंने a की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। ठीक है, अब मुझे बोला है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों को ऐड करेंगे, 7 3 10 5 15, इनके हिसाब से भी सम कितना आ रहा है 15। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, हमने पहला स्टेटमेंट तो डिकोड कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यहां ध्यान देना भैया, 16 टर्म्स ऑफ द एपी इज माइनस 320।
पहली 16 टर्म का सम पूछ रहा है, तो सर S13 होगा, सॉरी S16 होगा, पहली 16 टर्म है तो 16/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a, 2a मतलब 2 इंटू 10 प्लस n-1 मतलब 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखो नेगेटिव में जा रहा है, 10 का 6, 6 का 2, 10 का 6 मतलब -4 हो गया, 6 का 2 हो गया मतलब फिर से -4 हो गया, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब 16 और 8 हो जाएंगे यहां पे डिवाइड होके, 16 और 2 8, 10 दूनी 20, 20 -60, तो ये हो गया S16 इक्वल्स टू 8 इंटू -40, तो S16 आएगा -320, ये तो हो गया सही, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये रीजन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है सर, दोनों ट्रू हो जाते, मतलब सबसे पहले तो ऑप्शन सी और डी कट गए, अब बचा ए और बी। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने पहले वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कहीं से कहीं तक दूसरे वाले स्टेटमेंट की हेल्प ली? नहीं सर, वहां पे हमने फॉर्मूला an का यूज किया, सम निकालने के लिए हमने तीनों को ऐड कर दिया और sn का फॉर्मूला यूज किया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या हमने यहां पे नीचे sn का फॉर्मूला हमें मिला? नहीं, नीचे वाले स्टेटमेंट में हमें एक दूसरा ही केस मिला जिसको हमने सॉल्व किया। तो कुल मिला के अगर ऐसे देखा जाए तो ये दोनों एक तरीके से असर्शन ही असर्शन से, रीजन इसमें कहीं भी नहीं है। इसीलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी को कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर वाले के लिए हमें नीचे वाले के किसी भी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, वो अपना इंडिपेंडेंट यूनिट था, ऊपर वाला अपना इंडिपेंडेंट यूनिट था और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर, यहां पे हमारा ये सवाल भी समाप्त। अगला सवाल देख लेते हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस इज 5। ठीक है, वाई एक्सिस पे अगर है पॉइंट तो सबसे पहली बात क्या आती है आपके मन में? एक्स की वैल्यू 0 और ऑर्डिनेट कितना है उसका? 5। तो क्या कोई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है? सर एक्स की वैल्यू 0 बोल दिया आपने, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो वो है 5। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहां से मुझे मिल गए 0,5। क्लियर जी। बी हैज कोऑर्डिनेट्स -3,1। फाइंड देन द लेंथ ऑफ ए बी इज 5 यूनिट्स। लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं सर? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डी की वैल्यू हो जाएगी √ कितना? x2 - x1। तो ये हो जाएगा 0 - -3 मतलब +3 प्लस y2 - y1 तो 5 - 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फॉर्मूले में यूज करने के लिए इसको मैंने x1 y1 माना है, सॉरी इसको मैंने x2 y2 माना है, माफ कीजिएगा। ठीक है, और इन जनाब को माना है x1 y1। ठीक है, तो 0 - -3 मतलब +3, 5 - 1 मतलब 4। 3 और 4 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? ये आई थिंक भारत के हर बच्चे को पता होगा जो कि मैथ्स पढ़ा है जीवन में कभी। जो नहीं पढ़ा है कई बार उसको भी पता होगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है जिसने मैथ्स पढ़ी उसको तो पता होना ही चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ी सी लज्जा वाली बात है, कृपया पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ने पे आता है √25। तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू 5 के बराबर, जो कि हमारे ऑप्शन में है, मतलब स्टेटमेंट में है, तो हम बोलेंगे ट्रू। ठीक है, क्लियर है जी। सर आपने क्या यूज किया? देखो अप्रोच क्या लगाई आपने किसी भी सवाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर असर्शन रीजन में। क्यों? क्योंकि अप्रोच के हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि भैया स्टेटमेंट का जो रीजन है वो मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। द पॉइंट ए 2,7 लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 5,7 एंड 0,-4। अब देखो यहां पे ये तो मैं श्योर हूं कि ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। क्यों ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर ऑप्शन ए में बोलते हैं कि रीजन होता है असर्शन को सपोर्ट करने वाला, पर यहां तो बात ही कुछ और हो रही है। कहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहां यहां पे ये 2 पॉइंट्स, तो कुछ मामला ही अलग बन रहा है। ठीक है,
ऊपर से ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रहा है असर्शन फॉल्स होता है, जबकि असर्शन यहां पे ट्रू साबित हो गया है। अब या तो रीजन को हमें चेक करना है कि वो ट्रू है या नहीं है, या फिर हमें फिर वो फॉल्स मिलेगा। चलिए, तो अब बात आ जाती है रीजन वाले स्टेटमेंट पे। पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग सेगमेंट्स 6,5 एंड 0,-4। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, बीच में होने वाला, बिल्कुल बराबर हिस्से करने वाला। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो देखो मिड पॉइंट कैसे हो जाएगा, 0,6 जो है, या 0 + 6 होल डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, तो सर ये हो गया 3, और यहां पे है 5 और -4, तो -4 + 5 होल डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 1/2 विच इज योर दूसरा पॉइंट। तो इसका जो मिड पॉइंट आया वो आया 3,-7, ठीक है। पर ये जो मिड पॉइंट है यहां पे बाइसेक्टर बनेगी। अब बनानी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बनाएंगे तो मतलब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जो पॉइंट है 3,-2, यहां पे जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। देखो मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये मिड पॉइंट जो आया वो आया 3,-2, ठीक है, 3,1/2 माफ कीजिएगा, यही आया ना मिड पॉइंट। 0 और 6 का आ गया, 5 में से 4 गया तो 1 डिवाइड बाय 2। तो हम ये कह रहे हैं भैया देखो पॉइंट Q जो होगा, मान लो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, 0,-4 कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, ठीक है, लगभग। और दूसरा पॉइंट है P 6,5, तो 6,5 एक्स एक्सिस पे 6, वाई पे 5 मान लो यहां कहीं लाई करेगा। अब ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट। अब ये कह रहे हैं मिड पॉइंट है वो है 3,-1/2, तो लगभग यहां कहीं होगा 3,1/2, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर जो है उसका ये कह रहे हैं कि भैया पॉइंट ए है 2,7, ठीक है, जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अब यहां देखो अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर तो मिल गया हमें। अब अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार बनेगी, ठीक है। वो कह रहे हैं x पे 2 और y पे 7, ठीक है, x पे 2 और y पे 7, ये 3 तो यहीं पे हमने मार्क किया है। x पे 2 मतलब थोड़ा आगे होगा, y पे 7 जाना तो थोड़ा असंभव सा लग रहा है क्योंकि वो लाइन के ही पार चले जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पे अगर मैं पूरा सॉल्व ना भी करूं तो भी इस स्टेटमेंट के फॉल्स होने के पूरे चांस हैं। और मैंने थोड़ा डायग्राम बना के इसको चेक भी कर लिया तो काफी हद तक ये फॉल्स जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2,7 मतलब समझ रहे हो कितना ऊपर हो गया पॉइंट। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ऐसा तो मुझे थोड़ा असंभव सा लगता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहां पे, सर क्योंकि पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो ऑप्शन सी को हम मार्क करेंगे, ये हमारा आंसर होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला वाइज जाना चाहें तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि 3,1/2 और इस पॉइंट के बीच की दूरी, उसके बाद 3,1/2 एंड 6,5 के बीच की दूरी, और इन दोनों पॉइंट्स की दूरी ए और पी की, अगर ये तीनों की दूरी पाइथागोरस ट्रिपलेट में सेट बैठ जाती है तो हम कहते हैं कि भैया बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। पर अगर नहीं बैठते हैं तो फिर हम कहेंगे भैया 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये क्लियर हो गया, वेरी वेरी इजी। यस सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल is equal to an acute angle of the other triangle then the triangles will be similar। अब देखो यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, चित्र की सहायता ले लेते हैं क्योंकि ज्योमेट्री का सवाल है, चित्र की सहायता से थोड़ा बेहतर समझदारी आएगी अपन को। तो ये रहा अपना ओरिजिनल ट्राइंगल, ठीक है। एक दूसरा ट्राइंगल जो है जिसको इसके सिमिलर साबित करना है उसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो सवाल में क्या लिखा है, दो राइट ट्राइंगल हैं, टू राइट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसे दो ट्राइंगल बनाए जिनका एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो ये एंगल 90 यहां पे है, ये एंगल 90 यहां पे। कोई आपत्ति इसमें? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां पे कह रहे हैं कि उसके बाद वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, तो मान लो ये वाला एक्यूट एंगल x बराबर है एक्यूट एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, इस एंगल x के, ठीक है। तो ये x बराबर हो गए। अब कह रहे हैं कि इतनी जानकारी के हिसाब से हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? सर यदि हम इनको नेमिंग भी कर दें अपने ईज ऑफ डूइंग थिंग्स के लिए, मतलब आसानी से समझने के लिए, तो दो ट्राइंगल है ABC और PQR, दोनों में एंगल Q और एंगल B बराबर हो गए क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। दोनों में R और C बराबर हो गए क्योंकि x डिग्रीज हैं। और दो ट्राइंगल में यदि दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो दोनों ट्राइंगल हो जाते हैं सिमिलर, क्योंकि ये हमारा एंगल सिमिलैरिटी का नियम है। और अगर हम ऐसे भी देखें तो जो बचे हुए दो ट्राइंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, बचे हुए जो दो एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि सर 90-90 बराबर बराबर तीनों को जोड़ने पे आता है 180, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी 180 का सम आ पाएगा। तो कुल मिला के कहानी का सार क्या हुआ? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे और स्टेटमेंट होगा ट्रू। कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। दूसरा वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो हमसे क्या बोल रहा है सर? वो हमसे बोल रहा है कि if the ratio of corresponding altitudes of two similar triangles, अब यहां वो क्या बोल रहा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? दो ट्राइंगल पहले से दिया हुआ है सिमिलर है। तो मान लो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये आपको पता है। तो उनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स जो है उनका रेशियो दिया है 3:5, देन द रेशियो ऑफ द एरिया इज 6:5, ठीक है, 6/5। अब यहां समझो, जो ट्राइंगल्स हैं उनके अल्टीट्यूड्स का रेशियो है, तो अल्टीट्यूड का रेशियो क्या है? अल्टीट्यूड का रेशियो है 3:5 या 3/5। जितना गणित आपने मैंने पढ़ा है, हमें ये अच्छे से पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो रेशियो उनके साइड्स का होता है वही रेशियो अल्टीट्यूड का होता है, वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर का होता है, वही रेशियो मीडियन का होता है, सेम रेशियो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर अल्टीट्यूड का रेशियो 3:5 है तो साइड्स का रेशियो भी 3:5 होगा। तो यहां पे हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि AB/PQ वुड बी इक्वल टू 3/5। कहानी का सार, जो रेशियो अल्टीट्यूड का होता है वही रेशियो साइड्स का भी होता है, जो रेशियो मीडियन का होगा वही रेशियो साइड्स का भी होगा, सेम रेशियो चलता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो। अब यहां देखो, वो कह रहा है कि उनके एरिया का रेशियो होगा 6/5। अब एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो देखो, एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ PQR, एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इधर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ कैंसिल, दोनों के बेस को अगर हम कंपेयर करें तो वो इन्हीं ट्राइंगल्स का हिस्सा होंगे, इन्हीं ट्राइंगल की साइड्स होंगे, तो वही रेशियो चलेगा 3/5, ठीक है। तो मैं बेस की जगह 3/5 लिख रहा हूं। हाइट का भी, क्योंकि हाइट ही अल्टीट्यूड को माना जाता है, तो जो हाइट का रेशियो है वो अल्टीट्यूड का रेशियो होगा, तो 3/5। तो एरिया का रेशियो हो गया 3 3 9, 5 5 25, क्योंकि जो साइड्स का रेशियो है और जो अल्टीट्यूड का रेशियो है उसका रेशियो यूज करके मैंने एरिया का रेशियो निकाला, जो आया 9/25, इनका आ रहा है 6/5, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स वाला केस ऑप्शन सी में दिख रहा है यहां पे, तो हम उसको मार्क करेंगे, स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। आसान सवाल था, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, पर अच्छा क्वेश्चन था, हमें समझ में आया यहां पे। The length of tangent drawn from a point 8 centimeter away from the center of the circle of radius 6 centimeter is 2√7। ये कह रहे हैं कि भैया एक सर्कल है, ठीक है, उसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका रेडियस है 6 और ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट होगी कितनी? तो भैया लेंथ ऑफ टैंजेंट होगी इनके हिसाब से 2√7। अब हम चेक कैसे करेंगे इसको? सर अगर जो ये वैल्यू सही है तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगने पे सटीक आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2√7 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना? शुड बी इक्वल टू 8 स्क्वायर।
ठीक है। अब 6 का स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर इज 4, रूट 7 का स्क्वायर इज 7, तो 7 इंटू 4 हो जाएगा 28 और 8 का स्क्वायर 64। क्या ये आ रहा है? पहले तो ये चेक करो सर। 8 और 6 14, 3 2 5 1 6, बिल्कुल आ रहा है। 8 स्क्वायर 64 के बराबर। मतलब ये जो हमने सेटिंग बैठाई है ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ही देखा 6 8, उनके मन में अगला नंबर पता है क्या आता है? 10। और ऐसा क्यों आता है? क्योंकि सर हमने ये पढ़ा है कि 6 8 और 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। बिल्कुल ठीक पढ़ा है, 6 8 और 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इस बात से कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि भैया यहाँ पे 6 और 8 जो होते हैं वो आपके राइट एंगल वाली साइड होती हैं, 10 होता है हाइपोटेन्यूज, पर यहाँ पे 8 है हाइपोटेन्यूज क्योंकि वो है 90 डिग्री के सामने। ठीक है, तो भैया हर जगह एक ही चीज नहीं चलती है ना। तो 6 8 था आपका हाइपोटेन्यूज, अगर ये 8 साइड होता, इधर पे बेस होता या परपेंडिकुलर होता तो हाइपोटेन्यूज 10 हो जाता, पर क्योंकि यहाँ हाइपोटेन्यूज स्वयं 8 है तो फिर आगे की बात तो अलग ही हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके लिए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे हमारा असर्शन ट्रू आया है। रीजन की बात कर लेते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री, then the angle between the tangents at the end points of the radius at their point of intersection is 50 डिग्री। सर इतनी सारी इंग्लिश, देखो इतनी सारी इंग्लिश समझ में आ रही है। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक सर्कल है, ठीक है, उससे आपने दो टैंजेंट बनाई है, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, अगर इन दोनों टैंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम रेडियस को खींच रहे हैं तो इनका कहना है कि रेडियस के बीच का एंगल है 130 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर इनका कहना है कि ये 130 है तो ये 50 होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जो हम एमसीक्यूज करते समय ध्यान रखते हैं वो ये होता है कि टैंजेंट के इंटरसेक्शन का और रेडियस के इंटरसेक्शन का एंगल बराबर होता है, तो मतलब जोड़ने पे 180 होता है। क्षमा प्रार्थी हूं, एक बार दोबारा, टैंजेंट के इंटरसेक्शन का एंगल और रेडियस के इंटरसेक्शन का एंगल जोड़ने पे 180 आता है। तो 130 और 50 को जोड़ने पे यदि 180 आ रहा है तो मतलब ये ठीक है, पर अगर नहीं आ रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। 5 और 3 8 बिल्कुल 180 आ रहा है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्चुअल ज्ञान है वो ये है मेरे दोस्त कि देखो रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर आप ऐसे देखें तो एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल को जोड़ने पे 360 डिग्री आता है। इसमें से 90 90 130 और 50 कितने हो गए? 360 डिग्री के पैटर्न में फिट बैठ रहे हैं। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। देखो 90 90 180, 130 और 50 बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। भैया 360 आना चाहिए क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम, हमें वही मिल रहा है, तो हमारा काम यहां पे सही सिद्ध होता हुआ। स्क्रीन करेंगे हम यहाँ पे क्लियर। उसके पहले देख लेते स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है। लेकिन अब अगर हम चर्चा करें तो जो पहला स्टेटमेंट था उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें हमने थ्योरम 10.2 इस्तेमाल की, जहां पे आपका 10.1 इस्तेमाल की, जहां पे आप कहते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। हालांकि दोनों को सॉल्व करते समय रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट का कॉन्सेप्ट लगा, पर यहां अलग तरीके से लगा, यहां अलग तरीके से लगा, और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के ऑप्शन बी यहां पे सही होगा कि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है असर्शन के साथ। रीजन अलग दिशा में जा रहा है, असर्शन अलग दिशा में जा रहा है, तो इस तरीके से पूरा सा डाइवर्स बन रहा है यहां पे काम। तो इसलिए हम इसको करेंगे ऑप्शन बी के रूप में समाप्त। क्लियर, गुड टू गो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अब ये बात में कितनी सच्चाई है? सर कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कॉट ए एक रेशियो है। ठीक है, अब मैं आपको पूरी अगर कहानी बताऊं तो देखो भैया कुछ ऐसा है, एक राइट ट्राइंगल में, ठीक है, यदि हम किसी एक एंगल के नजरिए से देखें, भैया ये देखो अगले 5 मिनट में आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा। एक राइट ट्राइंगल में अगर हम किसी एक एंगल के नजरिए से देखें तो हमें क्या समझ में आएगा कि उस एंगल के हिसाब से जब हम इस एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं
तो किसी साइड की वैल्यू कम हो जाती है, किसी साइड की वैल्यू बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं इस एंगल की वैल्यू कम करने की चेष्टा कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी एक साइड को छोटा करना पड़ेगा, दूसरी साइड को बड़ा करना पड़ेगा, जैसा कि ये हुआ। मतलब आप अगर आप यहां पे इसको कंपेयर कर पा रहे हैं तो आपने क्या देखा कि जैसे ही एंगल की वैल्यू रिड्यूस हुई, माइनस हुई, कम हुई, उसके साथ ही जैसे हमने इसको माइनस किया, ठीक है, हमने यहां पे सब्ट्रैक्ट किया, तो हुआ क्या, ये वाली साइड भी सब्ट्रैक्ट हो गई, परंतु ये वाली साइड क्या हो गई, ऐड हो गई। इसका मतलब एक राइट ट्राइंगल में जहां पे हम एक एंगल 90 फिक्स कर देते हैं, बाकी दोनों एंगल्स की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो साइड्स की लंबाई चौड़ाई चेंज होती है। ऑल्सो यहां पे देखो ये वाला एंगल जो है ये पहले कम था, अब ये बढ़ गया है कि नहीं। और ये ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि देखो अगर मैं एक राइट ट्राइंगल के बाहर बात करूं तो कुल मिला के मेरे पास एक ट्राइंगल में 3 एंगल, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक रैंडम ट्राइंगल बनाया, ये आपका राह समझ में आएगा कि भैया राइट ट्राइंगल में ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्यों चलता है। तो देखो अगर मेरे मन की इच्छा है कि मैं इस एंगल को थोड़ा कम कर दूं, ठीक है, तो इस एंगल से कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, अब वो किसके पास जाएगा, बचे हुए 2 एंगल हैं। अब भैया जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको 2 एंगल्स में के बीच में बांटने के 50 तरीके हैं, तय नहीं हो पाएगा, काम कैसे बनेगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल तक ज्यादा सीमित हो जाती है, क्योंकि उसमें एक चीज तो फिक्स है कि भैया दोनों में से एक एंगल 90, तीनों में से एक एंगल 90 है, तो जो जोड़ना घटाना होगा वो बाकी दोनों एंगल के बीच में ही होगा। तुम घटोगे तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो तुम घटोगे, सिंपल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये कि भैया जब आप एंगल्स और साइड्स को देखते हैं तो हमने अभी ऑब्जर्व किया कि जब एंगल ऊपर नीचे होता है तो साइड्स भी बढ़ती घटती हैं, इसीलिए हम यहां पे एंगल्स और साइड्स के बीच में कनेक्शन निकालते हैं। अब जब आप एंगल्स और साइड्स के बीच में कनेक्शन निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो साइड्स में क्या हो रहा है, एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो कंपेयर करना जरूरी है, इसलिए हम यहां पे रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप रेशियो की बात करोगे तो देखो 3 साइड है ना, और अगर मैं किसी एक को ऊपर किसी एक को नीचे रखूं तो मेरे को 6 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। कैसे सर, पहले मैंने देखी यहां पे मान लो ABC साइड है, तो एक बार मैंने AB और AC को रेशियो में कंपेयर कर लिया, एक बार मैंने BC और AC को कर लिया, एक बार मैंने AB और BC को कर लिया, ठीक है, फिर उल्टा भी करके देख लिया, क्योंकि देखो भैया एक बात समझना, AB by AC would never be equal to AC by AB, ऑब्वियस सी बात है। 3/1 और 1/3 में बहुत फर्क है, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले उदाहरण के तौर पे आप 2 दोस्त हो, मान लो 2 दोस्त कौन से, मान लो 2 दोस्त हैं आयुषी और सोनाली, ठीक है, इन दोनों को 100 रुपए बांटने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर 100 रुपए बांटने हैं तो आयुषी ने बोला कि रेशियो होगा 3:1, मतलब आयुषी को मिलेंगे 75 रुपए, सोनाली को मिलेंगे 25 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर आयुषी ने बोल दिया कि रेशियो होगा 1:3, तो फिर आयुषी को मिल जाएंगे 25 रुपए और सोनाली को 75 रुपए मिलेंगे। ये क्लियर है। तो मतलब अगर रेशियो ऊपर नीचे होगा तो वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, इसलिए 6 अलग अलग रेशियोज आपको दिए जाते हैं और इन 6 अलग अलग रेशियो को नाम देना जरूरी है, वरना हमें नहीं पता चलेगा ना कि भाई मेरा नाम राहुल है, जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे वीडियोग्राफर उनका नाम संजय है, ठीक है, ये जो पैसों के लिए लड़ रही हूं उनका नाम आयुषी और सोनाली है, कैसे मालूम चलेगा, नाम है। तो वैसे ही रेशियो का भी नाम है। तो जो कॉट ए है उसकी कहानी है कि ये नाम है किसका, साइड्स के रेशियो का, किसके नजरिए से, एंगल ए के नजरिए से। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। शुद्ध हिंदी में ये एक तरीका है जिससे हम 2 साइड्स के बीच का एक रिश्तेदारी बताते हैं किसी एक एंगल के नजरिए से। अब नजरिया क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जिस नजरिए से एंगल ए देख रहा है एंगल सी उस नजरिए से नहीं देख रहा होगा, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना कि नहीं। अब मेरे मामा की जो बेटी है वो मेरी माता जी को अलग नजर से देखती है, मैं अलग नजर से देखता हूं, वो मेरे लिए माता जी हैं, उसके लिए बुआ है कि नहीं। उसके लिए भैया उसकी बुआ सबसे बढ़िया है, बहुत लाड प्यार करती है, मेरी मैया हमको बहुत धोती हैं, तो फिर है कि नहीं, फर्क है कि नहीं। ठीक वैसा यहां पे तो ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये बेसिकली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग होता है
दो साइड्स के रेशियो को बताने का तरीका है, ना कि प्रोडक्ट है दो साइड्स के रिलेशनशिप को बताने का इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एंगल, जो कि है ए। बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने, आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। चलिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे? देखो 10वीं में जितना ट्रिग्नोमेट्री हमें आता है वो एक सीमित ज्ञान है, तो उतने को ही ध्यान में रख के आपको सेंटेंस को या फिर स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है। जैसे आप याद करोगे तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, है ना। और साइन 90 क्या होता है? तो सर साइन 90 होता है 1। तो इनकी जब आप वैल्यूज निकालोगे डेसिमल में तो ये रफली कितना आएगा? ये रफली आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0, 0.5, ये 1/√2 और बड़ा, √3/2 और बड़ा आता है, 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 0 से लेकर 1 तक में वृद्धि होती है इनकी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाले भैया फॉल्स हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी के रूप में हम अपना आंसर मार्क करेंगे कि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। क्लियर हो गया जी सर? चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब बिल्कुल सीधा पॉइंटेड कोन, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू बेस इज अ सर्कल। ठीक है, इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू बेस इज अ सर्कल। अब यहां देखो, ये कह रहे हैं एक बढ़िया सा राइट सर्कुलर कोन है, उसमें इन्होंने क्या किया, हमारा जो बेस है उसके पैरेलल एक चाकू चला दिया, तो ये दो पार्ट में कट जाएगा। अब दो पार्ट में कटने के बाद ऊपर वाला पार्ट ये होगा अलग और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा अलग। इनका कहना है कि ये दो पार्ट में कटने के बाद हमें सर्कल के रूप में मिलेगा। सर अगर मैं एकदम महीन काटूं तो? मेरे भाई एकदम महीन काटोगे तो यहां कहां लिखा है कि एकदम महीन काटना है? वो तो एक केस हो गया ना। पर जब आप किसी स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हैं आप हर पॉसिबल केस को देखते हैं, ठीक है। तो जैसा उसमें लिखा है कि राइट सर्कुलर कोन में क्रॉस सेक्शन करना है बाय अ प्लेन पैरेलल टू बेस। अब उसमें ये तो नहीं लिखा है कि ये जो प्लेन पैरेलल टू बेस चलेगा ये कहां चलेगा, एकदम महीन चलेगा, बीच में चलेगा, ऊपर चलेगा, कुछ नहीं लिखा है। तो जब कुछ नहीं लिखा है तो कहीं भी चलाओ तो वो वाजिब है। क्या यहां पे दो हिस्सों में आपको सर्कल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं सर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सर स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहां हमें सर्कल नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ये होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो कि आपको नहीं पढ़ना है पर नाम तो पता होना चाहिए। कोई ये कहे फ्रस्टम क्या होता है तो ये मत बोलना कि पता ही नहीं है को, तो आपको एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा। कोन को जब आप ऐसे बीच में से कट कर देते हैं तो इस क्रॉस सेक्शन को, जो कि हमारे रियल लाइफ में ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे बाल्टी के रूप में हो, चाहे हमारे घर में जो होता है ना कोन, जो लैंप होता है जिसके ऊपर कोनिकल शेड होता है, जिसका ऊपर टॉप पार्ट खाली रहता है, उसके शेप में हो, तो इसका शेप रियल नेम होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, अब यहां देखो रीजन क्या है। इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 9 यूनिट्स। अब ये कैसे चेक करेंगे? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³ और सरफेस एरिया होता है, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या मानते हैं हमेशा? हेमिस्फीयर है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? सर 3πr²। ठीक है, अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं तो भैया पाई से पाई कैंसिल। ठीक है सर, हेमिस्फीयर है, अब देखो हेमिस्फीयर तो ये कितना हो जाएगा, माफ कीजिएगा 2/3 हो जाएगा। वो टोटल में होता है, उसमें होता है, स्फीयर में होता है 4/3, यहां पे 2/3 होगा। आई अपोलोजाइज, ये क्यूब से स्क्वायर में कट गया तो यहां बचा 2/3r इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू हो जाएगी 9/2। इफ r इज 9/2 डायमीटर हैज टू बी 9 यूनिट्स। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब स्टेट असर्शन है फॉल्स, रीजन है ट्रू, आंसर है डी ऑप्शन में ब्रो। क्लियर हो गया जी सर? बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत ना जी सर, आराम से यहां पे समझ में आ गया। पहला वाला फॉल्स क्यों है वो भी आपको बता दिया गया, दूसरा वाला ट्रू क्यों है वो भी आपको समझा दिया गया। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट यहां पे समाप्त। अगला क्वेश्चन है HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का HCF, टू और मोर नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर
ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, द HCF ऑफ 12, 21 एंड 15 इज 3। चलिए पहली बात तो ये HCF का फॉर्मूला देख लो कि HCF ऑफ दो और मोर नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। किसका? ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। देखो असर्शन रीजन में एक अच्छी बात और होती है, इन सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते आपको कितनी बार परिभाषाएं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे HCF के बारे में अगर हम में से कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अभी समझ में आया होगा, अच्छा HCF का मतलब ये होता है। मतलब एक कहते हैं ना, किसी ने आपको बोल दिया बताओ व्हाट इज HCF, तो निकालना हम सबको आता है, कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीखा, लेकिन परिभाषा के रूप में उसको बयां कर पाना मुश्किल हो जाती है। तो यहां पे ये चीज अगर स्टेटमेंट ये ट्रू है तो ये एक अच्छी परिभाषा हो सकती है HCF के लिए। अब देखते हैं ट्रू है कि नहीं है। अब ट्रू के लिए मैं क्या करूंगा, देखो नीचे रीजन दिया हुआ है HCF ऑफ 21, 12 एंड 15 इज 3, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए 12, 21, 15 ये तीन संख्याएं हैं, ठीक है। 12 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 21 हो जाएगा 3 इंटू 7, 15 हो जाएगा 3 इंटू 5। इनका HCF क्लियरली होगा 3। तो ये भाई साहब तो ट्रू हो गए, हमने करके देख लिया। और जो परिभाषा है मैं उसको यहां पे फिट करके देख रहा हूं। परिभाषा कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, यहां पे देखोगे 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यहां एक ही कॉमन फैक्टर है प्राइम जो कि है 3, इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो जैसी परिभाषा यहां दिख रही है ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही लग रहा है। अब इस सवाल के गलत होने के चांसेस सबसे प्रबल हैं। क्यों? क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग ऑप्शन में ए मार्क कर देंगे कि बिल्कुल HCF की बात हो रही है, यहां HCF निकाल के भी दिखा दिया है, बढ़िया, एक दोनों में कनेक्शन बन रहा है। परंतु स्टेटमेंट का मीनिंग समझिए, आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। देखो मैं और मेरे पिताजी, मैं अगर ये कह दूं कि मैं उनका बालक हूं, बिल्कुल सही है, ठीक है, पर अगर मैं कह दूं कि वो मेरे बालक हैं तो भैया भले ही एकाध शब्द की हेरा फेरी है पर मतलब पूरा बदल जाता है। तो इसीलिए यहां पे भले ही हमको लग रहा हो कि यार करेक्ट एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन किया है, मतलब रीजन की वजह से हमें असर्शन समझ में आया। ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, असर्शन के पक्ष में बात कर रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, बल्कि यहां तो मामला कुछ यूं बन रहा है कि इस असर्शन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है यहां पे रीजन, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, इसीलिए यहां पे ऑप्शन ए नहीं बी मार्क होगा। आप समझना, अगर ये रीजन होता ऊपर और असर्शन होता नीचे तब ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए में बिल्कुल परफेक्ट बैठता कि HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 3, और उसको निकालने के पीछे का जो रीजन, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया वो ऊपर है। तो टेक्निकली ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये वाला स्टेटमेंट दे दिया जाएगा असर्शन में और ये दे दिया जाएगा रीजन में, और तब आप फिर कंपेयर करेंगे कि हाँ असर्शन सही है, रीजन को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, रीजन के हिसाब से भी वो परफेक्टली फिट बैठ रहा है। बहुत ही बारीक सा अंतर है, लेकिन बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि हम अक्सर जल्दबाजी में यही गलती करते हैं कि असर्शन भले ही कुछ भी आए, दोनों के बीच में कनेक्शन बैठ गया तो ए मार्क कर देंगे। यहां पे सिर्फ एक रीजन है कि इसमें हमने ऑप्शन बी मार्क किया, और वो रीजन सिर्फ इतना सा है भैया कि जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, परिभाषा बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट को बता रहा है, और जो रीजन है वो उस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल दे रहा है। तो बेसिकली ये होता है एक्चुअल असर्शन, और ये कहलाता है किसी चीज के होने का पीछे का रीजन। अगर मैं आपको मेथड समझाऊं तो देखिए, HCF हमने निकाला, HCF 3 आया, पर HCF निकालने के लिए जो हमने प्रोसेस फॉलो किया वो ये था, तो उल्टा लिखा है यहां पे, इसलिए हमारा जवाब आया ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, आंसर क्यों मार्क हुआ, कैसे हुआ, ये भी मार्क हो गया। चलिए अब ये सवाल है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। अ बैग कंटेन्स स्लिप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100 इफ
फातिमा चूजेस अ slip at random from the bag, it will either be an odd number or an even number. ठीक है भैया, since this situation has only two possible outcomes, the probability of each is 1/2. पर्ची में 100 संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक। ऑब्वियस ही बात है 1 से लेकर 100 तक जब हम देखते हैं तो आधे नंबर इवन होंगे, आधे नंबर ऑड होंगे। ठीक है, तो अब ये कह रही हैं कि इट विल बी ईदर एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब सिंस द सिचुएशन हैज ओनली टू आउटकम, या तो इवन या तो ऑड। वैसे तो पर जो बैग है उसके अंदर है तो 100 पर्चियां, पर मेरे लाल हम यहां जब वो निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो किस चीज की निकाल रहे हैं कि इवन नंबर आएगा या ऑड आएगा। तो जब इस चीज की निकाल रहे हैं तो हमारे लिए जो वो 100 नंबर्स हैं वो दो ही कैटेगरी में बढ़ गए, इवन या ऑड। तो इसीलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। क्यों भैया, आधे इवन है आधे ऑड है। तो इवन की बात करें तो 50 हमारे फेवर में और टोटल मिला के 100, प्रोबेबिलिटी 1/2। ऑड के लिए भी सेम कहानी। वहीं रीजन की यहां बात कर रहे हैं तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/2। ये भी ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही बात बोल रहे हैं, लेकिन अब आप ही बताइए क्या ये जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं सर, जो रीजन है वो बल्कि असर्शन के जैसे ही केस का एक और एग्जाम्पल है। हमें इस एग्जाम्पल को समझाने में वो कोई भी सहारा नहीं दे रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा है, इसीलिए वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा और ऑप्शन बी के रूप में आंसर मार्क होगा। जब भी हमारा रीजन हमारे असर्शन को समझाने में हमारी सहायता करता है, हमारे जो हमने विचार प्रकट किए उन्हें सपोर्ट करता है, या फिर हमारे विचारों को टेक्निकल जो हमारी लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स की उसमें बताता है, तब हम रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली कैटेगरी में रखते हैं। अन्यथा उसे बी कैटेगरी में छोड़ दिया जाता है, जहां पे दोनों स्टेटमेंट सही होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल भी हो गया सॉल्व, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हमारा कौन से चैप्टर से है? तो भैया लीनियर इक्वेशन से है, जो कह रहा है इफ द इक्वेशन है ऑन 3x - y + 8 एंड 6x - ky - 16 रिप्रेजेंट कौन सी लाइंस? कोइंसिडेंट लाइंस। तो वैल्यू ऑफ k = 2। कैसे जज करते हो सर? कोइंसिडेंट मतलब सारे साइड्स का रेशियो, सारे कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर। तो a1/a2 b1/b2 = c1/c2। चेक करो वैल्यूज को। सर a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, नेगेटिव साइन इसलिए वो उठा लिया हमने। यहां है -k और इधर है 8, और ये c2 भी अगर इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16। अगर हम रेशियो देखें तो 1/2, यहां 1/k, यहां भी 1/2, तो k की वैल्यू 2 आना लाजमी है, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। k की वैल्यू 2, हमारा आंसर स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब आ जाते हैं रीजन वाले स्टेटमेंट पे। तो देखो रीजन वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमसे, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y = 1 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k इज 15। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं लाइंस पैरेलल होंगी तो k की वैल्यू क्या होगी? सर वो डिपेंड करता है कि इनका जो कोएफिशिएंट है x और y के और कांस्टेंट, उनका रेशियो क्या आ रहा है। तो पैरेलल लाइंस के केस में रेशियो बनता है a1/a2 is equal to b1/b2 which is not equal to c1/c2। यही कहानी होती है जी सर। अब देखो इसमें a1 हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा 2 विच वुड बी इक्वल टू b1 हो जाएगा 2k एंड यहां पे b2 हो जाएगा 5, जो कि b2 होता है y का कोएफिशिएंट। c1 c2 जो कि बराबर नहीं होंगे इनके, वो हो जाते हैं -2 एंड -1। ठीक है, -2 एंड 1 क्यों? बिकॉज 2 इस साइड है, साइड चेंज करेगा तो -2 बन जाएगा। और जब भी आप रेशियो लेते हैं तो इक्वेशन के सारे टर्म्स एक तरफ और दूसरी तरफ 0 होना चाहिए, तभी वो सही वैल्यूज आपको मिलती हैं। अगर आप इसमें गड़बड़ कर दोगे तो फिर भैया नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 3 = 15, 2 2 = 4 इज द वैल्यू ऑफ k। 15/4, 5 यहां मल्टीप्लाई हुआ 3 से, 2 आया नीचे, तो हमारे हिसाब से जवाब आ रहा है 15/4। एक बार दोबारा चेक कर लो तो देखो 3
और ये हो गया 2, तो 3/2, 2k 5y, तो 2k/5। ठीक है, k की वैल्यू 15/4 इनके हिसाब से आ रही है केवल 15, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। पहला वाला हमने साबित किया था कि ट्रू होगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर? हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, जहां पे असर्शन है ट्रू एंड रीजन है फॉल्स। चलिए स्क्रीन क्लियर हो गई यहां पे। अब हम देख लेते हैं कुछ और सवाल। 4x² - 12y + 9 = 0 हैज रिपीटेड रूट्स। अब देखो यहां पे ना, जैसे ही गणित में इंग्लिश चली आती है अंदर, मतलब गणित के अंदर आप इंग्लिश को मिला देते हैं, तो हमारे लिए समस्या ये हो जाती है कि सेम ही चीज को लिखने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। जैसे रिपीटेड का मतलब है दोनों रूट्स सेम होंगे। रिपीट होने का क्या मतलब है? जो पहला रूट होगा वही रिपीट होकर दूसरा रूट होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट्स वुड बी इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की बात यहां पे हो रही है, और इनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर। तो d = b² - 4ac, ये हो गया 0 के बराबर, तो b² हो गया 4ac के बराबर। ठीक है, अब b² मतलब मिडिल वाले टर्म का कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा 4 × a की वैल्यू है देखो 4 और c की वैल्यू है 9, तो 12 × 12 करोगे आएगा 144, 4 4 जा 16, 16 9 जा कितना हो जाएगा सर? 16 9 जा हो जाएगा। यहां पे हम देखेंगे तो 144 दोनों बराबर, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब d = 0 आ रहा है। अब क्योंकि d = 0 आ रहा है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि भैया इक्वल रूट्स हैं। अब यहां देखो ये क्या कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैव रिपीटेड रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। हमने जो सॉल्व किया उसमें हमने सबसे पहली बात तो यही चर्चा में लाई कि भैया d की वैल्यू = 0 है। ये भैया कह रहे हैं नहीं ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब या तो हमने सॉल्व गलत किया है या ये स्टेटमेंट गलत है। अब हम थोड़ा सा विचार विमर्श करें तो हमें याद आएगा कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है कब? जब आपके रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। याद आया आपको? d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, d की वैल्यू = 0 तो भैया रियल एंड इक्वल, d की वैल्यू लेस देन 0 तो वो हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना? तो ग्रेटर देन 0 का मतलब यहां पे स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, और यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सॉरी माफ कीजिएगा, ये ट्रू ये फॉल्स, तो ऑप्शन सी। अब अगर इसमें मैं एक चीज कर दूं, वो ये कि यहां पे मैं एक वर्ड चेंज कर दूं, और वो वर्ड कौन सा है? तो भैया रिपीटेड रूट्स की जगह अब मैं आपको लिख के बता रहा हूं यहां पे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा भैया मोरे कि यहां पे ग्रेटर देन 0 वाला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, लेकिन फिर आप मार्क करोगे ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन यहां पे एक्सप्लेनेशन के मामले में हमने ये वाला लॉजिक यूज ही नहीं किया। हमने कौन सा यूज किया? हमने तो d = 0 यूज किया है। ठीक है, और यहां पे आपको क्लैरिटी मिल गई कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आपको आंसर मार्क करना है अगर एक आध वर्ड भी चेंज हो जाता है। अगर वो रिपीटेड की जगह रियल, मतलब इतना ही लिख दे कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अगर इतना ही लिख दिया जाए तो भी आपका जवाब हो जाता ऑप्शन बी। ठीक है, परंतु यहां पे जो गिवन कंडीशन थी, जो एक्चुअल क्वेश्चन था, उसमें आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स होने के नाते ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अब यहां पे देखो HCF की चर्चा चल रही है। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150। ओके, दो नंबर्स का आपको HCF दिया है 5, LCM दिया है 150, सॉरी प्रोडक्ट दिया है 150, कह रहा है इस लिहाज से LCM होगा 30। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, देखो वो HCF, LCM और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे हमें इस कॉन्सेप्ट की याद आती है जहां पे HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर आता है।
तो HCF है 5, LCM के बारे में हमसे वो पूछ रहा है और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 150, तो हमारा LCM हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू कितना, 5 3 जा 15, तो 30। इसका मतलब इस लॉजिक के लिहाज से तो स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर? अब यहां देखो, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू a माइनस a इंटू b। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपको बोला जा रहा है कि भैया किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू a माइनस b होता है। अब यहां पे देखो, क्या हमने वही लॉजिक यूज किया? जी सर, हमने वही लॉजिक यूज किया कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू a इंटू b होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन ए के अंतर्गत बिल्कुल सही, कि दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है असर्शन के साथ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में दी हुई इंफॉर्मेशन ही तो हमने यूज की है। कौन सी वाली? कि भैया LCM निकालने के लिए ये वाला फंडा यूज करोगे तो फटाफट निकल जाएगा, हमने भी वही किया। ठीक है, तो इस लिहाज से स्टेटमेंट ट्रू सबसे सटीक हो जाता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू a इंटू b के तहत इसका आंसर आया। तो ऑप्शन ए सबसे सही है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। स्क्रीन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x प्लस वाई माइनस 4, ये आ गया कहां से? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसको मैं प्यार से LQ लिख रहा हूं, वैसे LE लिखना चाहिए पर ठीक है। चलो, x प्लस वाई माइनस 4 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू 2। अब देखो, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइंस कैसी होंगी? लाइंस होंगी पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो कंडीशन क्या बनती है हमारे लिए? तो देखो, हमारे लिए कंडीशन बनती है 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/k, y के कोएफिशिएंट है यहां पे 1, यहां पे k, विच इज नॉट इक्वल टू -4/3। ठीक है ना, -4/-3, माफ कीजिएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। देखो, माइनस माइनस कैंसिल, तो वो हो गया 4/3, वो वैसे भी इक्वल नहीं है, तो फिलहाल के लिए उसको इधर कर दो। सॉल्यूशन यदि हम देखेंगे तो k की वैल्यू 2 आ रही है, जो ये भी कह रहे हैं कि k की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहां देखो, a1 b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 इज इक्वल टू, देखो ये दूसरी इक्वेशन दी है, आर कंसिस्टेंट इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू k1 अपॉन k2। जब कंसिस्टेंट की बात आती है, अब देखो कंसिस्टेंट की बात में यहां समझना, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सर, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपकी इक्वेशन के आंसर आएंगे। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस बनती हैं, एक बनती है यूनिक सॉल्यूशन वाली, आप उसे भी कंसिस्टेंट कहते हैं। दूसरी बनती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली, आप उसे भी कंसिस्टेंट कहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि सर कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन आना, एक आए चाहे 1000 आए, सॉल्यूशन तो आ रहे हैं। जो इनकंसिस्टेंट होते हैं उसमें आती है कि लाइंस होंगी पैरेलल। ठीक है, तो वहां पे फिर आप इस केस को नहीं लेते, पैरेलल लाइंस को यहां पे इसलिए शामिल नहीं करते। अब ये जो कंडीशन है कि नहीं इक्वल होंगे आपके रेशियोज, वो तब सही होगी जब आप बात कर रहे हो केवल यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, बट इस स्टेटमेंट में आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले पार्ट को नहीं कंसिडर किया है, मतलब स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो उस केस में, इनफाइनाइट वाले केस में हम क्या करेंगे, इसको इनकम्प्लीट मानते हुए फिलहाल फॉल्स का दर्जा देंगे, क्योंकि आपने केवल एक ही कंडीशन दी है। देखो, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है तो वो सारे केस में होना चाहिए, और अगर फॉल्स होता है तो एक भी केस काफी है फॉल्स घोषित करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति ने के ऊपर 50 आरोपों का एक पूरा वो है केस चल रहा है, ठीक है, मान लो उसने बहुत गलत काम किए संसार में और उस पर करीबन 50 केस चल रहे हैं, अगर वो किसी एक केस में भी गिल्टी हो गया तो उसे सजा तो मिलेगी। जज साहब ये तो नहीं बोलेंगे नहीं आप 49 केस में बच गए हो, तो ये एक भी आपने नहीं किया होगा इसलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, नहीं, अगर एक भी केस प्रूव हो गया तो भाई साहब को जेल तो जाना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक वैसे ही अगर एक भी केस मिल जाता है जहां पे चीज
सही साबित नहीं हो रही है तो हम उसको ट्रू नहीं लिख सकते, हमें फॉल्स ही लिखना पड़ेगा और हमारा सी ऑप्शन एक बार फिर यहां हाईलाइट में आएगा। ठीक है सर, अगर इसको हमें सही करना हो कि मतलब आंसर बिल्कुल इसमें फिट बैठ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा इनकंसिस्टेंट और इसको चेंज करके यहां पे जो कि फिलहाल अभी नॉट इक्वल टू है, इसको मैं चेंज करके पता है क्या करूंगा, हाँ सर इसको हम कर देंगे इक्वल, और ये K1 K2 बेसिकली B1 B2 को कह रहा है, ठीक है एक ही बात है, और साथ में लिख दूंगा इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अगर ऐसा हो गया तो उस केस में फिर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जहां पे आपने क्या एक स्टेटमेंट दिया है, आपने वो स्टेटमेंट दिया है जो आपने ऊपर यूज किया चीजों को प्रूफ करने के लिए। ठीक है चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला देख लेते हैं हम लोग। यहां पे एक सवाल बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n देन nth टर्म इज an इक्वल टू Sn माइनस 7। अब ये कैसे करेंगे, देखो यहां पे एक अप्रोच ये कहती है कि आप n की अलग अलग वैल्यू पुट करके सम निकालो, तो S1 वुड बी इक्वल टू 3n स्क्वायर की जगह 3 इंटू 1 स्क्वायर, जिसको हम 1 ही लिखते हैं। ठीक है तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो ये तो हो जाएगा सॉल्व करने पे -1, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 इंटू -3 -4 हो जाएगा -1। अब S2 क्या हो जाएगा, तो देखो S2 हो जाएगा जब आप रखोगे n की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस यहाँ पे 4 2 जा 8, मतलब 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको समझ में आया हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रखा 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 4 2 जा 8 इज 4। ठीक है तो आपको ये छोटे छोटे कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखने हैं। ठीक है इसके बाद फिर आप क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे यहाँ पे S3 की एक बार गणना जस्ट टू बी श्योर, तो 3n स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 है ना, 3 स्क्वायर इज हाउ मच, 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 4 3 जा 12, 20 माइनस 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो सर 27 माइनस 12 हो जाएगा, अगर हम करेंगे तो 15, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है बिल्कुल ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे समझना है आपको कि ये पूरा मामला चल कैसे रहा है। तो भाई ये पूरा मामला ऐसे चल रहा है कि आपकी जो एपी बन रही है उसमें पहला टर्म होगा -1, क्यों, क्योंकि S1 का सीधा सीधा मतलब होता है पहली टर्म का सम। अब जब पहली टर्म है ही इकलौती तो उसका सम भी इकलौता होगा, तो वो एक ही टर्म कायम काउंट होगी, तो इसीलिए यहां पे हमने क्या लिखा, यहां पे हमने लिखा कि A1 इज -1। वही मैं S2 की चर्चा करूं तो ध्यान से देखना, S2 होता है A1 प्लस A2, क्यों भैया, क्योंकि सर S2 का मतलब होता है पहले दोनों टर्म्स का सम, तो पहले दोनों टर्म A1 और A2, इसमें से यदि A1 की वैल्यू है -1 तो मैं A2 निकाल सकता हूं कितना, तो 4, A2 की वैल्यू आएगी यहां पे 5 के बराबर, -1 वहां जाएगा तो +1। ठीक है इसके बाद S3 जो होता है, इसको भी अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 15, राइट। वैल्यूज रखो, तो सर A1 की वैल्यू है -1, A2 की वैल्यू है 4 कितनी 5, और ये हो जाएगा A3 हमें पता लगाना है, तो ये है 15। अब यहां देखो कितना होगा सॉल्व करने पे, तो सर -1 वहां जाएगा तो +1, 5 वहां जाएगा तो -5, तो आप ऐसे देखेंगे तो A3 आएगा 11, कितना आएगा A3, सर A3 आएगा 11। तो क्या हमारी AP यहां पे बन रही है, बिल्कुल बन रही है सर, -1 5 11, और आप ऐसे देखें तो गैप कंसिस्टेंटली 6 का हो रहा है। अब AN जो होगा उसको भी यदि हम चेक करें तो जब हमने N की वैल्यू रखी -1 तो ये हो जाएगा -1, हमने रखी N की वैल्यू 1 रखी, सॉरी हो गया, N की वैल्यू 2 रखी तो 6 2 12, 12 माइनस 7 हो जाएगा 5, N की वैल्यू 3 रखी तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे किया 6 या 18 में 7 गया 11। ठीक है अब देखो ये तो मैंने बहुत ही लेमेन्स लैंग्वेज में समझाया, थोड़ा यहां समझो कि हमने एक्चुअली किया क्या है। देखो A1 और A2 होता है, अगर मैं यहां पे देखूं
तो ये देखो ये वाला जो a2 हमने निकाला, ये कैसे निकाला सर? ये हमने निकाला 4 -1 करके, राइट? यही हुआ ना। हमने क्या किया सर, ये जो -1 था उसको साइड चेंज किया। बेसिकली करना हमें सब्ट्रैक्ट ही था, पर क्योंकि -1 था तो वो प्लस हो गया। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 जो था ये कहां से आया था? ये आया था S2 से। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये बेसिकली हुआ S2 -S1, राइट? सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैंने दो टर्म्स के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दिया। ऐसे ही जब मैं ये A3 की बात करता हूं तो A3 के कैलकुलेशन में क्या हुआ था सर? A3 के कैलकुलेशन में मैंने किया 15 - 4, है ना? क्योंकि 5 में से एक गया तो 4 वहां गया तो कितना होगा सर? 15 - 4। तो देखो 15 - 4 जब मैंने किया तो 15 था S3 और 4 था S2। तो क्या A3 निकालने के लिए मैंने S3 - S2 किया? बिल्कुल ठीक सर, यही किया आपने। तो यहां पे जो आपको पूरा मामला समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि कैसे हमने सम से हमारी नंबर एंड टर्म्स निकाली, ठीक है? कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगी। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब मैं इसका रीजन पढ़ने का प्रयास कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि nth टर्म ऑफ एन एपी whose n terms, sum of n terms is Sn, जो हम Sn की चर्चा कर रहे हैं S1 S2 S3 करके, जो कि हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, is given by an equal to Sn minus Sn minus 1। फॉर एग्जांपल यहां देखो S3 minus S2, अगर n की वैल्यू रखोगे 3 तो ये हो गया S3 minus S2, एप्लीकेबल है। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया? तो सर A2 निकालने के लिए हमने S2 minus S1 किया। A3 निकालने के लिए मैंने S3 minus S2 किया। ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। ये जो हमने कैलकुलेशन की थी ये लेमेन्स लैंग्वेज हो गई कि भैया ऐसे माइनस होगा, ये प्लस होगा, ऐसे होगा, ठीक है? पर ये टेक्निकल लैंग्वेज कैसी कहलाती है कि भैया थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म तक के सम में से सेकेंड टर्म तक के सम को माइनस कर दो। इसको ऐसे समझो। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए आपको किसी एपी में Sn दिया है, ठीक है? Sn दिया है आपको, है ना? और आपको An निकालना है तो ये कह रहे हैं कि Sn minus Sn minus 1। अब देखो यहां पे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लो आपके स्कूल में आपके प्री बोर्ड्स हुए, ठीक है? अब प्री बोर्ड्स होने के बाद हम लोग मार्क्स कैलकुलेट करते ही हैं। बहुत से विद्यार्थियों को कैसा होता है कि जैसे प्री बोर्ड के पेपर सारे एक दिन में तो नहीं मिलते, तो हम क्या करते हैं, तो हम रोज जो जो पेपर मिलते जाते हैं उसके मार्क्स अपने नोटबुक में पीछे लिख के ऐड करते जाते। जैसे मान लो पेपर खत्म होने के बाद मैथ्स के पेपर मिल गए मंडे को, आपके आए 79 फॉर एग्जांपल। फिर आपको ट्यूसडे को मिले साइंस और सोशल स्टडीज के या सोशल साइंस के, तो आपने वो लिखे। फिर आपने मान लो इसमें साइंस में आए आपके 78, एसएसटी में आए आपके 75, एग्जाम्पल है भैया अभी, ठीक है? दिल पे मत लेना। फिर आपको हिंदी के मिले, ठीक है? हिंदी अगर आपने चूज किया तो मान लो हिंदी में आए आपके 79, ठीक है? फिर आपको लास्ट में जाके इंग्लिश के मिले जिसमें आपको हंसते खेलते मिल गए 78, है ना? अब आपके फ्रेंड ने आपसे थर्सडे को पूछा था जब आपको हिंदी के पेपर मिले थे कि टोटल कितने हुए तेरे, आपने टोटल बता दिया। फिर जब उसने फ्राइडे को पूछा तब भी आपने बोला कि नहीं मैं इंग्लिश के मार्क्स नहीं बता रहा, मैं तेरे को टोटल बता देता हूं। तो क्या वो टोटल से आपके इंग्लिश के मार्क्स निकाल लेगा? बिल्कुल सर। नया टोटल माइनस प्रीवियस टोटल, जो गैप आएगा वही अंग्रेजी के नंबर थे क्योंकि वही नया है। तो बस यहां पे भी नया टोटल माइनस पुराना टोटल, जो गैप आएगा वही नई संख्या है, वही नई संख्या है, वही nth टर्म होगी। क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये n से एक कम है, ये n के बराबर है। ये सेकेंड टर्म है तो ये थर्ड टर्म तक है। ये फिफ्थ टर्म तक है तो ये सिक्स्थ टर्म तक है। तो वो जो गैप आया वो काहे का आया? वो एक नई टर्म का आया। तो वही यहां पे समझाने का आपको प्रयास है कि नई टर्म निकालने के लिए, an निकालने के लिए Sn फॉर्मूला यूज करने में वो पूरी लेमेन्स मेथड की जगह अगर हम डायरेक्टली ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर ले तो भी आंसर आ जाएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या Sn इंटू Sn अपॉन Sn माइनस 1 करने से, Sn माइनस 1 करने से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू आ रही है। तो यहां पे अगर हम देखें Sn हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है? माइनस ये है n माइनस 1, तो जहां जहां पे n दिख रहा है वहां पे आ जाएगा n माइनस 1। तो ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 1। ये क्या हुआ? जहां जहां पे n था वहां वहां पे n माइनस 1 आ गया
फॉर सेकेंड केस, ठीक है, और ये पूरा माइनस साइन के साथ है। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, तो 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3 इंटू यहां पे हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है, माइनस 4n प्लस 4। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n, अभी बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, अंदर आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। अब बाहर का माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3, यहां पे हो जाएगा प्लस 6n प्लस 4n और यहां पे माइनस 4। अब जो चीजें कैंसिल हो रही उन्हें कैंसिल कर दो, जो बचेगा उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4n प्लस 4n कैंसिल, यहां कितना बचेगा, अब तो सर ये बचा 6n माइनस 7, क्योंकि माइनस 3 माइनस 4 जोड़ के 6n माइनस 7 आया। ये हमने क्या किया, ये हमने इस वाले फॉर्मूला को हमारे दिए हुए सवाल में फिट करके बैठाने का प्रयास किया और परफेक्टली फिट बैठ गए। इसका मतलब अपन सही चल रहे हैं, क्योंकि ये an की वैल्यू आई और इसके हिसाब से an निकालने का फॉर्मूला तो यही है, तो दोनों जगह पे an की वैल्यू वही आ रही है जो हमने निकाली है, तो बात बराबर हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अगर हम रीजन की बात करें तो ये भी ट्रू हो गया कि प्रीवियस माइनस नेक्स्ट कर दोगे तो आपको बीच का टर्म मिल ही जाएगा जो नया ऐड हुआ है, क्योंकि n-1 और n में फर्क कितना है, एक नई टर्म का तो फर्क है कि नहीं। चलो ये क्लियर हो गया। तो यहां पे सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है असर्शन का रीजन के साथ। क्लियर, बहुत टाइम लगा इस सवाल में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी सारे कॉन्सेप्ट यहां पे आपको डेवलप करने को मिल रहे हैं। चलिए, इफ अ वायर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ सर्कल, देन एरिया ऑफ सर्कल सो फॉर्म्ड इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पे जो वायर की लेंथ है 22 सेंटीमीटर की, उसको आपने बेंड करके सर्कल का शेप दे दिया। तो यहां समझना, पहले ये वायर थी, ठीक है, अब इसी को मैंने यहां से बेंड करके सर्कल का शेप दे दिया कुछ इस प्रकार। तो जो वायर थी उसने क्या फॉर्म कर लिया, सर्कल की आउटर बाउंड्री, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफेरेंस। तो आपने कहा कि जो वायर की लेंथ थी उतने ही में ही पूरा सर्कल बनेगा, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 22। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। आप चीजों को कैंसिल करोगे, आर की वैल्यू मिलेगी आपको 7/2, 22 से 22 कैंसिल, 7 ऊपर 2 नीचे। अब बड़ा सवाल ये कि ये कह रहे भैया एरिया जो होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम पता कैसे लगाएंगे, सर एरिया निकालेंगे तो भैया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 यहां पे 22, 11 जा हो जाएगा, तो ये बचा 77/2। हमारे हिसाब से आ रहा है 77/2, इनके हिसाब से आ रहा है 40। तो या तो हम गलत हैं या तो ये गलत हैं। किसको गलत बोलना आसान है, इनको, क्योंकि ये वापस पलट के जवाब नहीं देगा। हमें गलत बोल देंगे तो हम बहस कर लेंगे, भैया हम कहां गलत हैं, है कि नहीं, करेंगे ना बहस कि भैया हमारी गलती क्या है ये तो बताओ, तब तो हम उसको सही करें। तो यहां पे स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, और रीजन देखो, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वायर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल और प्रूफ ये रहा कि वायर की लेंथ थी 22, उसी को हमने सर्कल बना लिया, क्योंकि भैया सर्कल बना ही वायर से है कि नहीं। तो जब सर्कल बनेगा वायर से, तो जो वायर है वो सर्कल की आउटर बाउंड्री का परफेक्ट शेप ले लेगा, इसीलिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, दैट इज 22। उसको सॉल्व करके हम रेडियस लेके आए, फिर हमने एरिया निकाला जो कि 40 के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो ये कह रहा है कि भैया आपका असर्शन थोड़ा सा गलत पड़ गया, पर आपका रीजन तो बिल्कुल सटीक है। असर्शन गलत क्या पड़ गया भैया, वैल्यू आ रही है 77/2, इनने लिख दिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि गलत है। इसीलिए ऑप्शन सी को हमने मार्क किया, स्क्रीन को क्लियर किया और मूव किया नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। अब अच्छा यहां पे एपी दी है, सॉरी
एपी दी है -0.5 -1 -1.5 इज 31। अब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बोल रहा है। देखो अगर मैं आपको यहां पे एक स्मार्ट व्यक्ति की ट्रिक बताऊं, स्मार्ट व्यक्ति की ट्रिक ये है कि ये सवाल स्टेटमेंट पढ़ते ही मुझे पता है ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट व्यक्ति ये देखेगा कि भैया सारी टर्म्स नेगेटिव हैं, दिखा आपको कि नहीं? बिल्कुल सर। और जब सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी तो जोड़ने पे आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव। इनका क्या आ रहा है? पॉजिटिव। मतलब स्टेटमेंट की कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? कि भैया सारे टर्म्स नेगेटिव हैं फिर भी आप आंसर कह रहे हो पॉजिटिव आएगा, ये तो असंभव है। क्योंकि अब अगर एपी पे भी ध्यान दो तो वो जो आगे बढ़ रही है वो नेगेटिव साइड में ही बढ़ रही है। अगर कल को पॉजिटिव साइड में जा भी रही होती तो भी मैं मान लेता कि 31 हो सकता है, पर क्योंकि सारी टर्म्स नेगेटिव है तो सम का पॉजिटिव आना असंभव है। नेगेटिव नेगेटिव जोड़ के जुड़ तो जाएगा लेकिन आंसर फाइनली कितना आएगा? माइनस ही आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स हम सबको पता है। तो बिना कुछ सॉल्व किए ही मुझे पता है स्टेटमेंट तो फॉल्स है। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन एज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। अब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल 16 आने खरा सच है। क्यों? क्योंकि यहां पे Sn का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि हमने बहुत बार पढ़ा है कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्लियर है जी। अच्छा, एग्जाम में कई बार क्या होता है, देखो यहां पे एक दो शब्द खा जाते हैं फिर आपको बोलते हैं कि मीनिंग वही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल दे यहां पे कि भैया आपने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स नहीं लिखा है, ठीक है, तो अगर हम लिख देंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो भी स्टेटमेंट ट्रू है। पर अगर कभी कमोपेश ऐसा होता है कि ये वर्ड नहीं, ये वर्ड मिसिंग है फर्स्ट n टर्म्स, और आपको लग रहा है कि दोनों में से कौन सा केस ज्यादा बेहतर बनेगा, तो फिर आप उस स्टेटमेंट को फॉल्स भी करार दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अभी क्योंकि पता है पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है तो आप ऑप्शन डी ही मार्क करेंगे। पर लिखते समय जब भी हम कभी सम ऑफ n टर्म्स लिखते हैं तो हमेशा फर्स्ट वर्ड भी मेंशन करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया जी? तो जब भी लिखना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखना है, केवल सम ऑफ n टर्म्स लिखने से आप थोड़ा सा बचे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इफ द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर एंड 6 मीटर, द एरिया ऑफ द पाथ इज 16 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, रीजन में हमें दिया है कि अगर आपको एरिया निकालना हो तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना पड़ता है। ये तो हम बिना कैलकुलेट करे बोल नहीं सकते, तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इस पर टिप्पणी करेंगे, है कि नहीं। चलो बताओ क्या होगा इसका कैलकुलेशन। आउटर डायमीटर है 10 और इनर डायमीटर है 6। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये डायमीटर है, रेडियस नहीं है। तो आप पहले रेडियस निकालेंगे उसके बाद आप पाथ का एरिया कैलकुलेट करेंगे। पाथ का एरिया कैसे निकालोगे, तो देखो पाथ का निर्माण कैसे हुआ है। ये आपका बाहरी गोला हो गया, ये आपका अंदरूनी गोला हो गया, बीच का हिस्सा जो है वो आपका पाथ होगा, है ना। अब जब आप एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकालेंगे तो आप ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे, इधर वाला भी, ठीक है, इधर वाला भी, बीच का हिस्सा भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप पूरा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आपने एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकाला है। अब आप इसके बाद कह रहे हैं नहीं हमें तो भैया केवल पाथ का एरिया चाहिए, तो उसमें से अंदर वाले एरिया को आप करेंगे, अंदर वाले सर्कल के एरिया को आप करेंगे माइनस। जैसे आप माइनस करेंगे आपको एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा, करेक्ट। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर, कैपिटल आर मतलब बड़ा रेडियस, स्मॉल आर मतलब छोटा रेडियस। आप पाई कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां पे आपके आर की वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो कि 5 और 6 हैं आपके डायमीटर, सॉरी 10 और 6 हैं आपके डायमीटर, तो रेडियस हो जाएंगे 5 और 3। बहुत ध्यान रखना इस बात का। 25 माइनस 9 करोगे तो आएगा 16 पाई मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। सेकेंड पार्ट, रीजन इफ आर एंड आर बी द डायमीटर ऑफ आउटर एंड इनर सर्कुलर पाथ देन एरिया ऑफ पाथ इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या हमने यही फॉर्मूला यूज किया है? जी हाँ सर बिल्कुल। तो इनर पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा आउटर माइनस इनर, रेडियस वाला जो अपना एरिया है,
एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, वही हमने किया। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा ट्रू। और क्योंकि इस चीज तक पहुंचने के लिए हमने यही वाला फॉर्मूला यूज किया, तो मतलब रीजन हमारे असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सटीक आंसर माना जाएगा। क्या ये क्लियर है? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। तो यहां पे स्क्रीन हो गई क्लियर, हमने असर्शन रीजन कर दिया। अब हम देख लेते हैं यहां पे अगला वाला, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP -5 -1 3 7 इज 4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो जब हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये आएगा 4। हम कई बार थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी करके देखते हैं कंफर्म करने के लिए, तो भी आया 4। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी करके देखते हैं तो भी आया 4। इसको अगर मैं फॉर्मूला के रूप में लिखूं तो ये देखो, A2 माइनस A1 करने पे आता है D। A2 लिखने का एक तरीका है A प्लस D माइनस A इज इक्वल टू D, या फिर आप अगर ऐसा कर रहे हैं A3 माइनस A2, तो भैया इससे भी हमें क्या मिलता है D। कैसे? तो देखो A3 होता है A प्लस 2D माइनस ऑफ A प्लस D, इन दोनों को भी आप माइनस करोगे तो आंसर D ही आएगा। तो गिवन बाय D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। क्या हमने A2 माइनस A1 किया? यस। क्या ये हमारी AP इसी फॉर्म में चल रही है? यस। जहां पे A की वैल्यू है -5, -1 आएगा -5 प्लस 4 करने पे, ठीक है। फिर 3 आएगा -5 प्लस, यहां पे हमने किया +4, यहां पे आएगा +2 इंटू 4, तभी आएगा 8। तो पैटर्न वही है, AP भी वैसे ही बनी है, कॉमन डिफरेंस भी वैसे ही माइनस करके निकला है। तो हमारा यहां पे आंसर होगा ऑप्शन ए, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन पे सही फिट बैठ रहा है। देखो, जब भी आपको दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद की कार्रवाई करनी है, तो आपको बस यही सोचना है कि क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्तेदारी, कोई कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं। यदि हां तो अच्छी बात है, यदि ना तो फिर आप उसको फॉल्स कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, आप उसको बी वाले ऑप्शन के साथ मार्क करते हैं कि भैया आप थोड़ा सा यहां पे गलत जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया स्क्रीन क्लियर। अब इसके बाद हम करेंगे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176, रेडियस इज 28। अब देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सर 2 पाई r इज इक्वल टू 176 कह रहे हैं ये, ठीक है। और रेडियस कह रहे हैं आएगा कितना? सर रेडियस इनके हिसाब से आना चाहिए 28। तो देखो बिना कुछ कैलकुलेट किए बोलना थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी, है कि नहीं। तो हम पहले इसको करेंगे कैंसिल 11 के टेबल से, या 22, आई थिंक 22 8 जा होगा 176। एक बार चेक करो, 8 दूनी 16 क्या रही, 8 दूनी 16 17, तो ये हो गया 2/7 इज इंटू r इज इक्वल टू 8। 2 और 8 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2 4 जा। r की वैल्यू है 7 चौक 28 28, हमने भी यहां पे सवाल में देखा तो वही दी गई थी, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r, हमने भी वही फॉर्मूला यूज किया, बस हमने थोड़ा आम बोलचाल की भाषा में लिखा, इन्होंने थोड़ा और उसको फैंसी में लिखा कि 2 पाई इंटू रेडियस, बात बराबर ही है। तो कुल मिला के यहां पे भी आपका ऑप्शन ए सटीक बैठ रहा है, क्योंकि सवाल सॉल्व करने के लिए हमने सर्कमफेरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया, जो कि हमें यहां पे रीजन वाले कॉलम में दिख रहा है। तो आंसर सही है, ऑप्शन ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। तो यहां देखो, इमेजिनरी रूट्स का मतलब है आपको रूट्स का नेचर पता करना है। रूट्स का नेचर पता करने का क्या तरीका है? सर उसका तरीका यह है कि आप निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। मूलतः इसकी 3 वैल्यूज में कैटेगरी की जा गई है। एक है या तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दूसरा है d की वैल्यू इक्वल टू 0, तीसरा है d की वैल्यू लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 आता है तो आप कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जब 0 के बराबर आता है तो आप कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, जब लेस देन 0 आता है तो हम इमेजिनरी रूट्स की चर्चा करते हैं। तो यहां पे भी हम d लेस देन 0 वाला केस देखेंगे, मतलब b² माइनस 4ac हैज टू बी लेस देन 0। अगर ऐसा हुआ
तो इमेजिनरी रूट्स अगर नहीं हुआ तो फिर हम बोलेंगे नहीं भैया जो अलग बाकी दोनों वैल्यू है उसमें गिर रहा है, तो उस हिसाब से हम बताएंगे। चलिए तो भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac को इवैल्यूएट करने का टाइम है, बी हो जाएगा यहां पे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 विच इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एंड सी की वैल्यू है 2 विच इज एक्स के साथ वाला, एक्स के बाद वाला मतलब कांस्टेंट। 2 स्क्वायर इज 4 माइनस यहां पे सी की जगह आ जाएगा 2, 4 2 जा 8, ये हो गया -4 विच इज लेस देन 0। तो पक्का इमेजिनरी रूट्स तो मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि भैया ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब नीचे आ जाओ, इफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जो कि हमने भी कहा था लेस देन 0, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऊपर से मैच कर रही है, आर इमेजिनरी इमेजिनरी। तो सेम बात हो रही है, पर जो हमने यहां पे कॉन्सेप्ट यूज किया कि d लेस देन 0, वो हमारे असर्शन में कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं भैया। कॉन्सेप्ट के बारे में कहां चर्चा हो रही है, रीजन वाले पार्ट में, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन ए मार्क होगा क्योंकि रीजन हमारे असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। देखो इनने बोल दिया इमेजिनरी, तो पहला सवाल मन में क्या आएगा, कैसे, तो हमें बताना पड़ेगा कि भैया देखो नेचर ऑफ द रूट्स डी से डिफाइन होता है, डी की वैल्यू इतनी होगी तो ये होगा आंसर। यहां पे इन्होंने पूरा वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दिया है जो हमने चर्चा करी कि डिस्क्रिमिनेंट पे अगर डिपेंड करता है क्या होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, देन अगर डिस्क्रिमिनेंट, तो यहां पे हमने कंडीशन बता दी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो करेक्ट फिट बैठ रहे हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है बिल्कुल सर, यहां पे होगी स्क्रीन क्लियर, अच्छा सवाल था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर द एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, देन एरिया ऑफ द सेक्टर इज 18 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकालोगे एरिया, तो सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा यहां पे 60/360, पाई की जगह लिखोगे 22/7 क्योंकि कुछ भी अलग विवरण नहीं दिया है। ठीक है, उसके अलावा रेडियस आपको मिल जाएगा 36। तो अगर आप यहां पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ये 36 इस 360 को कैंसिल करेगा 10। अब ये 10 में बैठा हुआ 0 आपके दूसरे 0 को कैंसिल कर देगा इन दोनों को, तो अब आपके पास कुल मिला के बचा 6 इंटू 22/7, 7 दूनी 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 दूनी 12 एक 13, 132 डिवाइड बाय 7, ये आंसर आना चाहिए। एक बार आप भी चेक कर लीजिए। इसको अगर मैं चेंज करूंगा मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि फाइनल आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये होगा 7 1 जा 7, कितना बचा 62, 7 8 जा 56, 6 बचेगा तो 18 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r इज पाई आर स्क्वायर, ये तो बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा। अब सवाल ये है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्तेदारी या कोई रिलेशनशिप कंफर्म हो रहा है। हम में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने यहां पे सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर यूज किया तो इन दोनों में रिलेशन बन रहा है। मेरे भैया क्या आपने सिर्फ पाई आर स्क्वायर का यूज किया, नहीं सर, यहां पे पाई आर स्क्वायर के साथ साथ थीटा कितना है और एंगल कितना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्टर की पहचान ही है उसका एंगल थीटा। तो अगर रीजन में थीटा का विवरण नहीं है तो फिर कैसे हम रीजन को हमारे असर्शन के लिए सही बता सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखो भैया मैं आपके बारे में सारी बातें बता दूं, पर ये ना बताऊं कि आप किस क्लास में या फिर आपके स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या आपकी जानकारी कंप्लीट होगी, नहीं। नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं या कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर जानकारी इनकम्प्लीट ही मानी जाएगी। ठीक वैसे ही जब तक एरिया के साथ एंगल का विवरण ना हो तब तक सेक्टर के एरिया के लिए इस रीजन को अधूरा ही माना जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन बी मार्क करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्लियर हो गया क्यों हमने इसको रीजन की कैटेगरी में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कहा, क्योंकि यहां केवल एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है, जबकि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है एरिया ऑफ सेक्टर के कॉन्सेप्ट से। और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया सेक्टर की परिभाषा, सेक्टर को डिफाइन करने का जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो तो एंगल ही है। उसके बिना अगर काम करोगे तो फिर करेक्ट रीजन कैसे हुआ ये।
चलिए यहां पे सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न है द इक्वेशन 8x² प्लस 3kx प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 8/3। ये कह रहे हैं कि इक्वल रूट्स हैं, श्योर है, मतलब d की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, वेरी गुड। d की वैल्यू 0, तो अब हम यहां पे चेक कर लेते हैं भैया। d निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो वो है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b² वुड बी इक्वल टू 4ac। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने बेसिकली फॉर्मूला को। b हो जाता है आपका 3k²। क्यों भैया, क्योंकि ये देखो 3k है। फिर आपका a यहां पे हो जाएगा 4 इंटू a की जगह आएगा 8 और c की जगह आएगा 2। कितना बोला हमने, a की जगह 8, c की जगह 2, क्योंकि यहां पे 2 है, यहां पे 8 है, a और c की वैल्यू। 9k² इज इक्वल टू 8 चौक 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा सर 7, 4 2 जा 8, तो 8 और 8 हो जाएगा 64, राइट। यस सर, तो यहां आ जाएगा 64, यहां कितना आएगा 64 आएगा, तो k² आ जाएगा 64/9। अब k की वैल्यू निकालनी है तो उसका करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 9 का स्क्वायर रूट 3। लेकिन आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो आपको एक प्लस एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया किसी नंबर का स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो मैं 16 को देख के नहीं बोल सकता कि वो 4 का स्क्वायर है या -4 का स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का ही आंसर पॉजिटिव 16 आएगा। इसीलिए केवल हम ये देख के नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो होता ही नहीं है, कभी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये आपको पता ही है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइन यूज होंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू, ये साइन भी वाजिब है, ये वैल्यू भी वाजिब है और आंसर भी सही है। The equation ax² plus bx plus c has equal roots if d equal to b² minus 4ac is equal to 0। क्या हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है? हाँ जी सर। तो इक्वल रूट्स होने की वजह से d की वैल्यू 0 हो जाती है, इसी की मदद से तो हम k की वैल्यू निकाल पाए। तो क्या यहां पे हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। और सेकेंड थिंग, हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे दोनों में है इक्वल रूट्स की चर्चा हो रही है, दोनों में ही d इक्वल टू 0 को यहां पे हाईलाइट किया है। हमने इसको सॉल्व करने के लिए d इक्वल टू 0 यूज किया, यहां पे इन्होंने रीजन में d इक्वल टू 0 बोल दिया कि होगा, तो ये करेक्ट फिट बैठ रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर। स्क्रीन हमारी क्लियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है सेंटर O के साथ जिसकी टू टेंजेंट है। यदि AOB, अब देखो AOB कहां बनेगा, ये आपको सवाल पढ़ते ही इमेजिनेशन शुरू हो जाना चाहिए। जैसे अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो थोड़ा यहां पे मैं आपको हिंट देता हूं कि देखो ये जो पॉइंट P है ये कॉमन है, मतलब ये सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट आ रही हैं। A और B वो पॉइंट होंगे जहां पे सेंटर पे टच हो रही है, सॉरी जहां पे सर्कल को टच हो रही है टेंजेंट, और O हो जाएगा आपका सेंटर। अब ये कह रहे हैं AOB है 110, मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना है 110, और APB मतलब टेंजेंट के इंटरसेक्शन वाला एंगल कितना है 90 होगा। अब आपको इमेजिनेशन करनी है कि ये कितना सही जा रहा है। थोड़ा चित्र भी बनाएंगे हम लोग, क्योंकि बिना चित्र बनाए सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की हो सकता है। हम यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ गलती कर दें। ये देखिए ये हमारा सर्कल बन गया, इधर से एक रेडियस, इधर से दूसरा रेडियस, सॉरी दूसरी टेंजेंट। इधर पे इन्होंने क्या बोला है कि ये पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है ना। यहां पे आपने बनाया सेंटर, इसको आपने बोला O। अब ये क्या कह रहे हैं, AOB जो एंगल है वो है 110 डिग्री और ये P वाला एंगल है 90 डिग्री। अब जितना गणित हमने पढ़ा है एमसीक्यू में, शॉर्ट ट्रिक में हमने सीखा है भैया कि एमसीक्यू सॉल्व करते समय कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री, पर यहां जब मैंने जोड़ा 110 और 90 को तो ये 200 डिग्री आ रहा है, जो कि गलत है। तो मतलब स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ये 70 डिग्री होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। इसका अगर हम टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट देखें तो वो कहता है भैया कि ये जो मध्य में बन रहा है ये एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है कि नहीं, जिसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल 110 है। फिलहाल सवाल के हिसाब से
ये क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट होगा तो 90-90 होंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको यही समझ में आएगा कि ये जो अपना दूसरा वाला पार्ट है, जिसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करूंगा क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं। तो देखो हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपका चार साइड वाला है ए ओ बी पी, ये एक क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। ये हमें कक्षा 8वीं में सिखाया गया है। ट्राइंगल के 3 एंगल का 180, क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल का 360। अब आप क्या करते हो, आप इन चारों को जोड़ के देखोगे, दो 90 हैं क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इनके हिसाब से 3 हो गए 90, चौथा वाला 110, 270 प्लस 110 हो जाएगा 300 कितना सर, ये हो जाएगा 380, जबकि होना कितना चाहिए, होना चाहिए 360, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360। तो मतलब ये क्लियर है कि ये क्वाड्रिलैटरल नहीं बन रहा है, तो मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें तो कुछ चेंज हो नहीं सकती। चेंज क्या हो सकती है, एंगल की वैल्यू, कौन से वाले की, जिसको इन्होंने निकाला है 90 डिग्री, हो सकता है वो 70 हो। चलिए अब इसका भी रीजन पार्ट देख लेते हैं। लेंथ ऑफ टू टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, चैप्टर नंबर 10 थ्योरम नंबर 2 सही है, लेकिन क्या यहां पे अप्लाई हो रही है? पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, तो एप्लीकेशन की बात ही नहीं आती है। आंसर डी यहां पे होगा हमारा आंसर, की ऑप्शन डी माफ कीजिएगा, कि भैया स्टेटमेंट फॉल्स है और रीजन तो बिल्कुल ट्रू है। ये तो एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए इसी के साथ स्क्रीन क्लियर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन to a circle from an external point, then they subtend equal angle at the center। ये हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि दो टेंजेंट आपने बनाई है, ठीक है, कहां से, are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angle at the center। इनके हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, इस पे किसी बाहरी पॉइंट से आपने दो टेंजेंट बनाई, ये पहली टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट, ठीक है। अब सबस्टेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर का क्या तात्पर्य है कि सर मान लीजिए अगर ये हमारा सेंटर है, ठीक है, अब जब आप एंगल सबस्टेंड करवाते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप यही करते हैं कि जो टैंजेंट है उसके जो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला जहां पे वो कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा ये वाला, ठीक है, तो इनके हिसाब से दिस एंगल हैज टू बी इक्वल टू दिस एंगल। क्या ये बात सत्य होगी, ये दोनों एंगल बराबर हो पाएंगे क्या? सर ये दोनों एंगल बराबर हो पाएंगे तब जब हमें ये पता हो कि भाई इनकी कंडीशंस क्या बन रही हैं। और बराबर प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है सिमिलैरिटी का रास्ता कि हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें, दूसरा है कॉन्ग्रुएंसी का रास्ता। तो ये देखो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे? वो ऐसे कि ये रेडियस है, अब आप देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी साबित कैसे होगी कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये बीच वाली कॉमन, टेंजेंट की लेंथ बराबर, तो ये दोनों बराबर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर का स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। अब यहां देखो, अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पहली बात तो स्टेटमेंट पढ़ते ही मैं श्योर हो गया कि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि तो ऑप्शन ए मेरा कट जाता है। क्यों? क्योंकि यहां बात हो रही है पैरेललोग्राम की, यहां बात हो रही है टैंजेंट और उसके एंगल्स की, कहां कनेक्शन बनेगा? ठीक है, और ये जो पैरेललोग्राम है ये भी सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, और यहां तो सर्कमस्क्राइब करने का कहीं नामो निशान नहीं है, तो दोनों के बीच में कनेक्शन तो नहीं बैठेगा। अब या तो दोनों ट्रू हैं या दोनों में से कोई एक फॉल्स है। अब ये देख लो पैरेललोग्राम वाला, तो ये आपके एक्चुअली एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आपको अगर याद हो तो, ठीक है, जहां पे आप क्या साबित करते हैं कि भैया एक पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्कल को घेरे हुए। यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो ये रहा आपका सर्कल और इसको घेरने वाला एक होगा पैरेललोग्राम। इसमें दो तरीके के सवाल हैं, एक तो ये कि क्वाड्रिलैटरल है तो उसके साइड्स का सम आपको बोल देते हैं इक्वल प्रूफ करो, जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी डी कर देते हैं, तो ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड्स का सम बराबर प्रूफ करने को बोल देते हैं ना। उसी में एक स्टेप फर्दर जाता है जहां पे आप पैरेललोग्राम के नियम को इस्तेमाल करके उसी क्वाड्रिलैटरल को जिसकी आपने अपोजिट साइड्स के सम को बराबर प्रूफ किया है, जहां पे मैं अगर आपको यहां पे लिख के बताऊं
तो देखो आपने क्या प्रूफ किया है, आपने एक बार में प्रूफ किया है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ये आपने कब प्रूफ किया है, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जहां पे आप इनको बराबर प्रूफ करते हैं थ्योरम 10.2 को यूज करके, ठीक है। इसी में जब आप पैरेललोग्राम के नियम लगा देते हैं तो यही नियम फिर आपको रिजल्ट देता है कि रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है उतना ही जितना ऊपर वाला, लेकिन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप मार्क करोगे ऑप्शन बी। अब ये सवाल जटिल क्यों हो जाता है, थोड़ा सा मैं आपको वो बता दूं। पहली बात तो ये कि ये जो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के कैसे अप्लाई करना है, हम में से आधे लोग तो वहीं फंस जाएंगे कि समझ में नहीं आ रहा करना है क्या है। तो वो मैंने आपको समझाया क्या कि भैया आपने बनाना है सर्कल, ठीक है। उसके बाद जो टैंजेंट के दो पॉइंट्स है, जहां से वो शुरू हो रही है, जहां पे वो दोनों टच कर रही हैं और जहां पे वो सर्कल को टच कर रहा है, उन वहां से एंगल बनाना है। तो वो हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय द टैंजेंट एट द सेंटर। तो वो दोनों एंगल बराबर हो गए। नीचे वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो घबराओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बस ये शब्दों का जो जाल है इसे पकड़ के रखो। सबटेंड का मतलब क्या होगा, कैसे ड्रॉ होगा। अब तो आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, तो अब तो आपको और इजी सफलता मिल जाएगी। ऑप्शन बी इसका आंसर कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट आपने एनसीईआरटी में सॉल्व किया है। इसका एक जो कहते हैं ना थोड़ा इजी वर्जन है, जहां पे आप कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम बराबर है, वो जो मैंने आपको लिख के दिखाया था। उसी में फिर पैरेललोग्राम के नियम लग जाते हैं तो वो रोम्बस डिक्लेयर हो जाता है। परंतु यहां पे हमें पूरा प्रूव नहीं करना, हमें सिर्फ सही है गलत है वही बताना है। तो सही तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा था, इसलिए ऑप्शन बी के रूप में आंसर मार्क हुआ। और आई थिंक यहां पे हमारे आज का सेट ऑफ क्वेश्चन समाप्त होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, ऐसी मेरी आशा है। ऐसे और क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप पे। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके आप हमारे नोट्स और ई बुक्स को भी प्रोक्योर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको इन दोनों को यूज करने के लिए कभी भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज 100% फ्री टू वॉच। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट। आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, इस बात की गारंटी हमारी है। हमारे सारे वर्टिकल्स आपकी बेहतरी के लिए सदैव काम कर रहे हैं। आप बस अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जीवन में सक्सेसफुल होइए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। नमस्ते।